नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। उत्तराखंड प्राइम में आपको दिखाएंगे उत्तराखंड की तमाम अहम और बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करेंगे विजयदशमी की। विजयदशमी पर बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तारीख का ऐलान हो गया है। 19 नवंबर को शाम 3:35 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। आज विजयदशमी के मौके पर धार्मिक कार्यक्रम में कपाट बंद होने की तारीखों का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि जोशीमठ में जो बद्रीनाथ धाम है उसके कपाट कब बंद होंगे इसका ऐलान हो चुका है। 19 नवंबर को बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। आज धार्मिक कार्यक्रम के दौरान तारीख का ऐलान हुआ। 19 नवंबर को शाम 3:35 पर कपाट बंद होंगे। तो विजयदशमी के मौके पर तारीख का ऐलान हुआ और समय का ऐलान हुआ। किस तारीख को और कितने बजे बद्रीनाथ धाम के कपाट जो है वो बंद होंगे। संजय कुमार हमारे सहयोगी जोशीमठ से जुड़ चुके हैं। संजय, विजयदशमी के अवसर पर तारीख और समय का ऐलान हुआ कि कब बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। जी बिल्कुल, आज जो है शुभ मुहूर्त था, तो शुभ मुहूर्त के अवसर पे श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद करने के लिए शीतकाल में जो कपाट बंद होते हैं उसकी मुहूर्त की जो है आज तिथि तय की गई है। धर्माधिकारी और वेद पाठियों के द्वारा मंदिर प्रांगण में एक विशेष समारोह में इस तिथि का ऐलान कर दिया गया। बताया गया है कि 19 नवंबर को अपराह्न 3:35 पे जो मेष लग्न का मुहूर्त निकला हुआ है श्री बद्रीनाथ का, वो सबसे अच्छा और शुभ माना जा रहा है। इसी तिथि की औपचारिक घोषणा कर दी गई है। जी बिल्कुल। और आज ही का समय संजय क्यों चुना गया, आज ही का दिन क्यों चुना गया तारीख और समय का ऐलान करने के लिए? क्या आज का दिन काफी शुभ माना गया इसके ऐलान के लिए? जी देखिए, उत्तराखंड ही नहीं अभी तो सनातन धर्म में भी विजयदशमी का पर्व सबसे सर्वोत्तम माना जाता है और जिसका कभी भी कोई शुभ कार्य में व्यवधान पड़ता है और तिथि तय नहीं हो पाती। हर एक शुभ काम जो सनातन धर्म में आज के दिन ही तय किया जाता है। इससे सनातन धर्म में आज की तिथि को सर्वोत्तम माना जाता है और श्री बद्रीविशाल भगवान साक्षात भू वैकुंठ है, इसलिए इसी दिन जो है इसकी तिथि भी तय की जाती है। जी चलिए, शुक्रिया आप संजय तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो 19 नवंबर को बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट और आपको बता दें कि 3:35 पर कपाट बंद होंगे। आज विजयदशमी के अवसर पर तारीख और समय का ऐलान हुआ। तो वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी में पिछले 140 वर्षों से लगातार होने वाले दशहरे मेला और शोभा यात्रा इस बार कोरोना काल की भेंट चढ़ गए हैं। कोरोना के चलते आज मसूरी में दशहरा मेला और शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी, जिससे मसूरी और आसपास के लोगों में खासी मायूसी है। मसूरी सनातन धर्म मंदिर के संरक्षक राकेश अग्रवाल ने बताया कि 140 साल से मसूरी में दशहरे के मौके पर सनातन धर्म मंदिर समिति दशहरा मेले के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती थी, लेकिन इस साल कोरोना के चलते इस शोभा यात्रा और मेले का आयोजन नहीं किया जा रहा है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आयोजन किया जाता था मेले का, किस तरीके से शोभा यात्रा निकाली जाती थी और किस तरीके से क्या कुछ रंग रौनक रहती थी। लेकिन अब ये तमाम चीजें कोरोना काल की भेंट चढ़ गई है और इसीलिए क्योंकि एहतियात बरतना है, सुरक्षा के साथ सतर्कता के साथ त्योहारों को मनाना है, तो इस बार थोड़ी सावधानी बरतनी होगी और इसी वजह से मेले का आयोजन नहीं किया गया और यात्रा नहीं निकाली गई। तो मसूरी में दशहरे मेले और शोभा यात्रा का कोरोना साया देखने को मिला। दशहरे के मेला और शोभा यात्रा पर कोरोना का साया मंडराया हुआ है। कोरोना के चलते नहीं निकाली जाएगी शोभा यात्रा। 140 साल की सनातन परंपरा पर ब्रेक आज लग गया। की स्थिति चल रही है और सरकार, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की गाइडलाइन है, हम उसका अनुपालन करते हुए हमने इस बार ये सहमति बनाई है कि दशहरे की शोभा यात्रा ना निकाली जाए। 140 साल पुरानी ये परंपरा है, कोविड के कारण ही इस साल इसको जो है ना ब्रेक मिला है। इससे पहले इमरजेंसी भी लगी और भी आपदाएं आई, लेकिन सनातन धर्म सभा की जो ये यात्राएं हैं, शोभा यात्रा और रावण दहन, ये अविरल रूप से चलता है। हमने यही सोचा कि मंदिर में एक सुंदरकांड का कार्यक्रम करेंगे और विश्व शांति के लिए, भारत की शांति के लिए, बीमारी के निवारण के लिए वहीं प्रार्थना करेंगे।
तो वहीं धारचूला तहसीलदार नंदराम आर्य कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बताया जा रहा है कि नंदराम आर्य प्रशासनिक अकेडमी नैनीताल गए थे, जहां उनका टेस्ट हुआ, जिसमें वो कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसको देखते हुए उप जिलाधिकारी धारचूला ने जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के दिशा निर्देशों के अनुसार 3 दिन के लिए धारचूला तहसील को सील कर दिया है और तहसील को सैनिटाइज करने के बाद सभी कर्मचारियों की टेस्टिंग की जा रही है, जिसके बाद ही तहसील कार्यालय खोला जाएगा। वहीं जनता की परेशानी को देखते हुए जनाधार और ई पोर्टल सेवा को चालू रखा गया है। तो धारचूला में तहसीलदार नंदराम आर्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए। डीएम के निर्देश पर तहसील को सील किया गया है। सभी कर्मचारियों का टेस्ट कराया जा रहा है। जनाधार और ई पोर्टल सेवा चलती रहेगी ताकि जनता को दिक्कत ना हो। वहीं सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। सैनिटाइजेशन के बाद ही काम फिर से सुचारू रूप से शुरू किया जाएगा। तहसीलदार नंदराम आर्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए। डीएम के निर्देश पर तहसील को सील किया गया है। तहसील को सैनिटाइज कराया जा रहा है, जिसके बाद जो कर्मचारी है उनकी टेस्टिंग की जाएगी और टेस्टिंग के बाद सैनिटाइजेशन के बाद ही तहसील में फिर से काम सुचारू रूप से चल पाएगा। फिलहाल जनता को कोई दिक्कत न होने पाए, इसके लिए जनाधार और ई पोर्टल सेवा चलती रहेगी। तहसीलदार धारचूला श्री नंदन राम आर्या 23 और 24 को डॉक्टर रघुनंदन सिंह टोलिया प्रशिक्षण अकादमी नैनीताल में प्रशिक्षण लेने के लिए गए हुए थे। वहां पर दिनांक 23 को दिन में 1 बजे उनका जो है कोविड-19 का टेस्ट हुआ, जिसमें वो पॉजिटिव पाए गए। उन्होंने आज दूरभाष से हमें अवगत कराया। तत्काल जो है जिलाधिकारी महोदय से निर्देश मांगा गया। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि जनता के हित में और कर्मचारियों अधिकारियों के हित में तत्काल जो है 3 दिन के लिए इसे बंद कर दिया जाए तहसीलदार और एसडीएम ऑफिस को, और ज़रूरी आवश्यक जनता की परेशानी के लिए जो है ई डिस्ट्रिक्ट सेंटर और जनाधार केंद्र खोल दिया जाए और पूरा जो है इसको बंद कर दिया जाए। नगर पालिका से सैनिटाइज करा लिया जाए और चिकित्सीय टीम के द्वारा जो है कोविड-19 का सोमवार को परीक्षण करा लिया जाए। तो वहीं पौड़ी के चौबट्टाखाल तहसील क्षेत्र में दलित छात्रा से रेप की कोशिश में असफल होने पर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस के हाथ अभी खाली है। घटना के 5 दिन बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिससे ग्रामीणों में प्रशासन के खिलाफ गुस्सा देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि छात्रा चौबट्टाखाल राजकीय महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया पूरी करके अपने गांव लौट रही थी। तभी गांव के नजदीक बने बस स्टैंड पर एक अज्ञात युवक ने छात्रा से दुष्कर्म का प्रयास किया और असफल होने पर उसने छात्रा के सिर पर पत्थरों से हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया था और मौके से फरार हो गया। वहीं आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर राजनीति भी शुरू हो गई है और आम आदमी पार्टी ने आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। पौड़ी का ये मामला, जहां पर छात्रा पर जानलेवा हमला करने का ये मामला सामने आया है। आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर ग्रामीणों में गुस्सा है और आपको बता दें कि ग्रामीणों के साथ आम आदमी पार्टी ने आंदोलन की चेतावनी दी है। भगवान सिंह हमारे सहयोगी पौड़ी से जुड़ चुके हैं इस खबर पर। भगवान सिंह, क्या कुछ पूरा मामला बताया जा रहा है? मोनिका, मैं आपको बता दूं कि ये चौबट्टाखाल विधानसभा का छात्र को हमला कर दिया गया है और वहाँ पे आम आदमी पार्टी के जगमोहन सिंह नेगी वहाँ पे कल उपस्थित गए वहाँ पे। और आप बता दो, आज में अभी तक पुलिस प्रशासन या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी वहाँ से पीड़ित के परिवार से मिलने नहीं गया। तमाम बड़े नेता जो कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का गृह क्षेत्र है उन्होंने पूछे और उल्टा ही वहाँ पे जब पीड़ित के परिवार से बात हुई, बात बताया, इसके बारे में पूछा गया है कि क्या मामला है। तो सबसे ज्यादा बता दो, उनको प्राइम मिनिस्टर को ये बताया कि प्रशासनिक अधिकारी जो ऐसे प्रशासन अधिकारी है उनका वो भी आरोप लगा रहे हैं कि बेटी गलत। जब उनको कहना है कि बेटी गलत है तो आपको कहाँ से पता चला कि बेटी गलत है? या तो आरोपी को घटना की प्रशासन की मिली भगत है या तो वही आम आदमी पार्टी के जगमोहन नेगी ने चेतावनी दी है कि अगर ना 2 दिन के अंदर बिल्कुल, तो यहाँ पर प्रशासन के हाथ खाली नजर आ रहे हैं और अभी तक गिरफ्तारी जो है आरोपी की नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भगवान सिंह तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।
तो पौड़ी का ये मामला जहां पर ग्रामीणों के साथ आप ने आंदोलन की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि दुष्कर्म करने का प्रयास छात्रा से किया गया था और इसमें असफल होने पर छात्रा पर जानलेवा हमला किया गया। आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीणों के साथ साथ आम आदमी पार्टी ने भी आंदोलन की चेतावनी दी है। जब तक आरोपी पकड़ा नहीं जाएगा तब तक रोष इसी तरीके से जो प्रकट किया जाएगा और अगर गिरफ्तारी नहीं हो पाई आरोपी की तो फिर आंदोलन किया जाएगा, ये कहना है आम आदमी पार्टी का। और साथ ही ग्रामीणों में भी काफी रोष इस बात को लेकर है कि अभी तक आरोपी पकड़ा नहीं गया। तो वहीं मसूरी वेलफेयर एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन ने मसूरी नगर पालिका परिषद के सभागार में सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें मसूरी नगर पालिका के नवनियुक्त सभासद मदन मोहन शर्मा और अरविंद सोमवाल का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर मसूरी के व्यापार मंडल के सदस्यों ने दोनों सभासदों को फूल, माला और शॉल पहनाकर स्वागत किया। लोगों ने दोनों सभासदों से मसूरी के विकास के साथ ही जन समस्याओं को लेकर अपनी अहम भूमिका निभाने का आह्वान किया। मसूरी ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि नवनियुक्त सभासद मसूरी के विकास के लिए अहम भूमिका निभाएंगे। देखिए, आज जो नामित मनोनीत सदस्य हैं वो एक तो मदन मोहन शर्मा जी हैं, जो हमारे वरिष्ठ हमारी कार्यकारिणी के सदस्य हैं, संस्थापक हैं मसूरी ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के, और साथ में हमारे चुनाव अधिकारी हैं, शहर के समाज सेवी हैं। तो उनका स्वागत करना संस्था का दायित्व बनता था। इस प्रकरण में उनका स्वागत किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है। और साथ में अरविंद सोमवाल जी, जो हमारे भाई हैं और समाज सेवी रहे हैं, हर क्षेत्र में उनका कार्य रहता है, उनका भी हम समाज सेवी होने के कारण उनका भी माल्यार्पण कर रहे हैं और साथ में स्वागत कर रहे हैं। जो नामित सदस्य होते हैं, इनके आने से सदन की गरिमा बढ़ती है। आम जनता की आवाज़ जो है ये नामित सदस्य उठा सकते हैं, रख सकते हैं बिना किसी पक्षपात के। क्योंकि जो नामित सदस्य होते हैं ना तो इन्हें फाइनेंशियल कोई राइट होता है, ना इनका कोई दाखिल इनका ऐसा कोई इंटरफेरेंस होता है फाइनेंशियल मैटर्स में। ये जो नामित सदस्य हमेशा रहते हैं वो जनता की आवाज़ उठाने को, शहर की बेहतरी के लिए और सामाजिक कार्य करने के लिए होते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि दोनों नामित सदस्य जो मदन मोहन शर्मा जी और अरविंद सोमवाल जी के रूप में नगर पालिका परिषद मसूरी को मिले हैं, वो अवश्य अपनी बातों पर खड़े उतरेंगे और जनता की आवाज़ सरकार तक पहुँचाएंगे। चलिए रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। एनएसए अजीत डोभाल का मसूरी दौरा, पत्नी संग अपने घर पहुंचे एनएसए डोभाल। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। एनएसए अजीत डोभाल मसूरी दौरे पर हैं, पत्नी संग अपने घर पहुंचे एनएसए डोभाल और मसूरी के झड़ी पानी में अजीत डोभाल का आवास है। डोभाल के मसूरी दौरे लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। किसी को उनके घर के आसपास जाने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। एनएसए अजीत डोभाल का मसूरी दौरा है और आपको बता दें कि अपनी पत्नी संग मसूरी पहुंचे हैं एनएसए डोभाल और इसी के साथ आपको बता दें कि किसी को उनके घर के आसपास जाने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। मसूरी के झड़ी पानी में है अजीत डोभाल का आवास। डोभाल के मसूरी दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा चुके हैं। किसी को उनके घर के आसपास जाने की इजाजत नहीं है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एनएसए अजीत डोभाल का मसूरी दौरा है, अपनी पत्नी संग मसूरी पहुंचे हैं एनएसए अजीत डोभाल। और आपको बता दें कि मसूरी के झड़ी पानी में है अजीत डोभाल का आवास। डोभाल के मसूरी दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और किसी को भी उनके घर के आसपास भटकने की इजाजत नहीं दी गई है। एनएसए डोभाल के घर के आसपास सुरक्षा का घेरा बनाया हुआ है और किसी को भी वहां आने जाने की इजाजत नहीं है। अपने एनएसए अजीत डोभाल मसूरी दौरे पर है, अपने पत्नी संग वो पहुंचे हैं मसूरी। सुनील सोनकर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। सुनील, अजीत डोभाल मसूरी पहुंचे हैं, उनका दौरा है, क्या कुछ उनका पूरा शेड्यूल है, क्या कुछ जानकारी? सुनील, आप तक आवाज पहुंच रही है?
चलिए, संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा दें। एनएसए अजीत डोभाल का मसूरी दौरा है, अपनी पत्नी संग अपने घर पहुंचे हैं अजीत डोभाल। मसूरी के जड़ी पानी में अजीत डोभाल का आवास, और डोभाल के मसूरी दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा चुके हैं। किसी को उनके घर के आसपास जाने की इजाजत नहीं है। तो एक कोविड-19 के बाद केदारनाथ यात्रा आम श्रद्धालुओं के लिए खुलते हुए एसडीएम छुट्टी लेकर गायब हो गए। आपको बता दें कि 2 महीने हो चुके हैं और एसडीएम ऊखीमठ ड्यूटी ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं। केदारनाथ के यात्रा खुलने के साथ ही सितंबर पहले सप्ताह में एसडीएम वरुण अग्रवाल ने 5 दिन की छुट्टी ली थी और उसके बाद ड्यूटी ज्वाइन करने के बजाय 3 मेडिकल दे चुके हैं। वहीं पूरे मामले में डीएम वंदना का कहना है कि एसडीएम की मेडिकलों को सीएमओ को जांच के लिए भेजा गया है और शासन से केदारनाथ के लिए पूर्णकालीन एसडीएम की मांग की गई है। तो रुद्रप्रयाग में 2 महीने से ड्यूटी नहीं ज्वाइन कर रहे हैं एसडीएम। 5 दिन की छुट्टी के बाद काम पर नहीं लौटे हैं वरुण अग्रवाल। डीएम ने मेडिकल रिपोर्ट की जांच करने के आदेश दिए हैं। के पश्चात ऊखीमठ के उपजिलाधिकारी के द्वारा सितंबर फर्स्ट वीक में निजी कारणों से 5 दिवस का अवकाश लिया गया था, जो उनको स्वीकृत किया गया था। उसके पश्चात विभिन्न अलग अलग तिथियों पर उनके 3 चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि डॉक्टर की सलाह पर उनको टाइफाइड होने की वजह से बेड रेस्ट के लिए रेकमेंड डॉक्टर ने किया है, इसकी उन्हें अनुमति दी जाए। उनके मेडिकल बोर्ड की ओपिनियन के लिए सीएमओ को हमारे द्वारा प्रेषित किया गया है। साथ ही यात्रा और केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों के महत्व को देखते हुए शासन से एक पूर्णकालिक एसडीएम की नियुक्ति के लिए अनुरोध किया गया है। ऊखीमठ के उपजिलाधिकारी के द्वारा सितंबर फर्स्ट वीक। कुलदीप राणा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। कुलदीप, 2 महीने से ड्यूटी नहीं ज्वाइन कर रहे हैं एसडीएम, क्या कुछ पूरा मामला बताया जा रहा है? यहाँ पर जांच के भी आदेश दिए हैं अब उनके खिलाफ। जी बिल्कुल, क्योंकि केदारनाथ हमारा काफी संवेदनशील और उच्च हिमालयी क्षेत्र है। यहाँ पे अधिकारी काफी ड्यूटी करने से अक्सर कतराते हैं, क्योंकि काफी दुर्गम ये केदारनाथ का क्षेत्र आता है। लेकिन पिछले 2 महीने केदारनाथ के उप जिलाधिकारी ड्यूटी से नदारत है। पहले उन्होंने 5 दिन की अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, वो उनके मंजूर हुआ था, और उसके बाद लगातार पिछले 2 महीने से वो अपना मेडिकल सर्टिफिकेट थमा रहे हैं और बीमारी का बहाना बनाकर वो पिछले 2 महीने से केदारनाथ की ड्यूटी करने से बिल्कुल पीछे हट रहे हैं। ऐसे में अब क्योंकि लगातार सवाल उठ रहे हैं, इस समय यात्रा पूरी तरह से चरम पर है, केदारनाथ में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में साफ तौर पे जो जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग है वंदना सिंह, उन्होंने स्पष्ट निर्देश जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं उनके जो उन्होंने अपने मेडिकल कागजात दिए हैं, उनके जांच करने के निर्देश दिए हैं और शासन से जो केदारनाथ में अतिरिक्त उप जिलाधिकारी की मांग की है शासन से। ऐसे में आने वाले दिनों में, क्योंकि जो इस समय केदारनाथ में एसडीएम है वरुण अग्रवाल, उनके खिलाफ जो पूर्व में जिलाधिकारी थे मंगेश घड़ियाल, उन्होंने भी जांच करवाए थे और साथ ही वो उनके जो मेडिकल सर्टिफिकेट थे वो झूठे निकले थे और उस समय उनको काफी फटकार लगी थी। लेकिन उसके बाद पूर्व के जिलाधिकारी ने चेतावनी देकर उनको छोड़ दिया गया था। लेकिन एक बार पुनः ये मामला आया है तो अब जांच होगी और जांच में जो स्पष्ट निकल के सामने आएगा तो उसके बाद आगे की कार्रवाई जो जिला प्रशासन दे रहा है वो उनके विरुद्ध की जाएगी। जी बिल्कुल। और कुलदीप, जैसे कि आपने बताया कि पिछली बार भी इसी तरीके से वो करते हुए नजर आए थे और जांच में पाया गया था कि जो सर्टिफिकेट है वो नकली है। इसका मतलब कि पहले ऐसी हरकत कर चुके हैं और अब अगर ऐसा पाया गया तो जाहिर सी बात है कि सख्त कार्रवाई हो सकती है उनके खिलाफ। जी बिल्कुल बिल्कुल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो पूर्व में उनके खिलाफ मेडिकल बोर्ड ने एक कमेटी मेडिकल बोर्ड की निगरानी में की गई थी गठित, और उसके बाद उस तमाम पहलुओं पर वो जो जांच हुई थी उसमें स्पष्ट तौर पे ये निकल के सामने आया था कि जो उनके मेडिकल के कागजात हैं वो पूरी तरह से फर्जी हैं। हालांकि उस समय जो पूर्व के जिलाधिकारी मंगेश घड़ियाल थे उन्होंने उनको हिदायत देकर छोड़ दिया था और उसके बाद उन्होंने माफीनामा भी लिखा था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि भविष्य में इस तरह की गलतियां नहीं होंगी। लेकिन एक बार पुनः पिछले 2 महीने से वो गायब हैं और 3 बार उन्होंने अपने
जो मेडिकल सर्टिफिकेट दिए हैं उसके बेस पे वो 2 महीने से गायब है। तो ऐसे में साफ तौर पे जाहिर हो सकता है कि इस बार भी वो कहीं ना कहीं बहाना बना रहे हैं केदारनाथ में ड्यूटी करने के लिए। और इस बार जिलाधिकारी ने उनको स्पष्ट रूप से ये एक जांच कमेटी गठित किया है और उन्होंने कहा है कि अगर इसमें ये दोषी पाया जाता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया आपका कुलदीप तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो डीएम ने मेडिकल रिपोर्ट की जांच के अब निर्देश दे दिए हैं और सख्त कार्रवाई हो सकती है अगर ये सर्टिफिकेट्स गलत पाए गए तो। 2 महीने से ड्यूटी नहीं ज्वाइन कर रहे हैं एसडीएम। 5 दिन की छुट्टी के बाद काम पर नहीं लौटे हैं वरुण अग्रवाल और उन्होंने अपने मेडिकल के जो तमाम वहीं आत्मनिर्भर भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है जिसे अब गांव के युवा भी अपनाते हुए नजर आ रहे हैं और उसको साकार करने में लगे हुए हैं। डोईवाला विधानसभा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की विधानसभा है, इसलिए अब सीएम भी चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को उचित मंच मिले, जिसके लिए राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में 5 नए खेल मैदान स्वीकृत किए हैं। तो वहीं पीएम और सीएम की सोच को आगे बढ़ाने का काम किया गया है। गांव में खेल मैदान और एकेडमी का शुभारंभ किया गया। प्रतिभाओं को मिला है खेल मैदान और क्रिकेट एकेडमी। सरकार की सोच को स्थानीय बाशिंदों ने दिए हैं पंख। एकेडमी बहुत बड़ी है। ये आसपास में जो लोग हैं मुझे लगता है कि उनको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहाँ पर खेल के। तो डेफिनेटली इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस। सो बहुत बढ़िया एकेडमी, बहुत बड़ा ग्राउंड है। पहली बार मैंने मतलब इस एरिया में लग नहीं रहा था लोकल में कि ऐसी कोई एकेडमी खुलेगी, तो बहुत अच्छा लगा है एकेडमी देख के। बड़ी उपलब्धि मानते हैं आप इसको? बिल्कुल सर, आत्मनिर्भर भारत जो है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जी हैं, उन्होंने एक मुहिम चलाई है कि आत्मनिर्भर भारत बनना है और उसी मुहिम के तहत हम लोग इस कार्य में लगे हैं कि ये जो हमने आज ये क्रिकेट ग्राउंड और स्टेडियम बनाया है, इसका मेन मोटो यही है कि आत्मनिर्भर भारत बनना है और हम इसमें प्राथमिकता ला रहे हैं अपने स्तर से और इसको और बड़े स्तर पर लेके जाने की हमारा तो आगे बढ़ाएंगे। आत्मनिर्भर भारत के अंदर ही सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जितनी भी प्रतिभाएं हैं हमारे ग्रामीण में, जो जिनको वो चीज़ें नहीं मिल पा रही थी, जो अपना टैलेंट दिखा सके या अगले पायदान पर पहुँच सके, तो ये एक ऐसा मंच है, ये एक ऐसा स्टेज, एक ऐसा सेटअप हमने तैयार किया है जहाँ से आत्मनिर्भर भारत बनने का एक सपना हमारा पूरा सकता है, जो कि पीएम साहब ने किया है। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत की जो परिकल्पना की है उसको साकार करने के लिए हमारे एक युवा साथी आशा सिंह ने ये प्रयास किया है और बहुत अच्छा प्रयास है, जिससे मैं समझता हूँ कि यहाँ पे इन्होंने एक बहुत कीमती ज़मीन बच्चों के भविष्य के लिए, उनकी तैयारियों के लिए दी है। इसके लिए मैं विशेष रूप से अस्मित क्रिकेट एकेडमी और आशा सिंह का विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं कि जो आपने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा जो आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना की थी उसको साकार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत आपको बता दें कि गरमील चापड़ मोटर मार्ग का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पीएमजीएसवाई विभाग उसके ठेकेदार के साथ साथ वन विभाग की लापरवाही के चलते दर्जनों गांव सड़क से वंचित हैं। साथ ही पर्यावरण के नियम कायदों की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दरअसल बिना वन भूमि हस्तांतरण के ही यहां पर निर्माण किए गए और इस मोटर मार्ग के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, जिसको निर्देशित किया गया था कि वो शिकायतकर्ता के साथ गरमील के ग्रामीणों की मौजूदगी में स्थलीय निरीक्षण कर मामले की जांच करेंगे। लेकिन वन विभाग की टीम जब मौके पर पहुंची तो पीएमजीएसवाई विभाग के संबंधित इंजीनियर्स गायब मिले। जो इंजीनियर पीएमजीएसवाई विभाग की ओर से आए थे, उन्हें इस सड़क को लेकर कुछ भी जानकारी नहीं थी। तो रुद्रप्रयाग में प्रशासन की लापरवाही के चलते सड़कें बदहाल है।